पढ़ने वाले क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ, जिसका मेरे पैसे लघुतरीय प्रश्न को हल करेंगे पूरे संपूर्ण और सरल शब्दों में। आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में पैसे लघुतरीय प्रश्न को हल किए थे, ये नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जरूर देख लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि उदाहरण के साथ पदार्थ को परिभाषा लिखे। ठीक है, उदाहरण के साथ आपको बताना है, यानी उदाहरण भी देना और परिभाषा भी लिखना है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मेरे पैसे हम लोग का। ठीक है, फर्स्ट का आंसर, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाती है। ठीक है, कोई भी मेरे पास वस्तु जिसमें जो स्थान को घेरे, ठीक है, और जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, वो पदार्थ कहलाती है। जैसे लकड़ी, जल, बर्फ, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ETC। चलिए मेरे पास आशा करते हैं कि आपको बहुत ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिंपल है। सेकंड देखिए, उदाहरण के साथ द्रव कोई परिभाषा लिखे। उदाहरण के साथ आपको द्रव की परिभाषा बताना है। ठीक है, आंसर में पैर साथ यहाँ से हम लोग लिखेंगे पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो, द्रव कहलाते हैं। ठीक है, जिसका एक निश्चित संरचना हो, तो कोई भी वो पदार्थ हो मेरे प्यार साथियों। पदार्थ आपको बताया कि इसका 3 अवस्था में होता है, या तो ठोस रहेगा, या तो द्रव रहेगा, या तो गैस रहेगा। तो कोई भी अवस्था रहेगा मेरे प्यार साथियों जिसका संरचना निश्चित हो, ठीक है, और स्पष्ट गुण हो, द्रव कहलाती है। उदाहरण ले सकते हैं पानी, खून, पेशाब, तेल आदि। चलिए मेरे प्यार साथियों आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ठोस एवं द्रव में कोई 3 अंतर बताएं। ठोस एवं द्रव में कोई 3 अंतर आपको बताना है। तो देखिए, एक तरीका है कि डिवाइड करके हम लोग लिख सकते हैं इसका अलग अलग, एक साइड ठोस एक साइड द्रव, लेकिन हम लोग एक ही में लिख दिए हैं। ठोस और द्रव में 3 अंतर। फर्स्ट है मेरे प्यार साथियों, ठोस दृढ़ होता है, ठीक है, हार्ड, और मेरे प्यार साथियों द्रव तरल होते हैं। चलिए सेकंड लिखेंगे, ठोस का आकार निश्चित होता है, इसका आकार मेरे प्यार साथियों निश्चित होता है, जबकि द्रव बर्तन के आकार के ग्रहण कर लेता है। द्रव क्या होता है, जिस बर्तन में आप डाल दीजिएगा उस बर्तन के अनुसार हो जाएगा, लेकिन ठोस क्या होगा मेरे प्यार साथियों, इसका आकार निश्चित रूप में होता है। तीसरा नंबर है, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ठीक है, यानी फिसलने में मेरे प्यार साथियों। और ठोस है जो एक ही जगह पे ज़्यादा तक रहता है, जबकि द्रव होगा जो क्या होगा, विसरण इसका अधिक होती है। चलिए आगे जानेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, ऊर्ध्वपातन क्या है, किन्हीं 3 द्रवों के नाम लिखें। ठीक है, जो गर्म किए जाने पर उद्वार्तित हो जाते हैं। आपको 3 का नाम भी बताना है, तो फटाफट इसका भी आंसर आपको दे देते हैं। चलिए, तो 4 नंबर का आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ से लिखना है 4 नंबर का। ठीक है, ये हम लोग का चौथा का आंसर। वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाने की प्रकृति ऊर्ध्वपातन कहलाती है। समझिएगा, बहुत सिंपल है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को द्रव अवस्था में बदले बिना, कोई ठोस रूप में है और उसको बिना द्रव में बदले हुए मेरे प्यार साथियों, ठीक है, वाष्प में बदल दिए जाते हैं, तो इसी प्रकृति को ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। इसका उदाहरण है आयोडीन, कपूर, नौसादर। चलिए चौथा का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए मेरे प्यार साथियों, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसको लिखने में मेरे प्यार साथियों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर, द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं, तो इसका भी जान लेते हैं फटाफट आंसर मेरे प्यार साथियों। देखिए 5 का आंसर इस प्रकार होगा, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। कोई भी मेरे प्यार साथियों पदार्थ हो तो द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव अवस्था से क्या चीज़ हो जाएगा, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं द्रव का हिमांक। जैसे पानी है द्रव में और उसको फ्रिज में डालते हैं तो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में बन जाता है, बर्फ़ के रूप में। चलिए 6 नंबर देखिए मेरे प्यार साथियों, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो इसका सिंपल परिभाषा हम लोग लिखेंगे, बुक में से ही सब है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके द्रवणांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मेरे प्यार साथियों, यहाँ से आपको याद रखना है सिंपल में कि द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न मेरे पास, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका भी जान लेते हैं फटाफट हम लोग आंसर। चलिए देखिए मेरे पास 7 नंबर का आंसर होगा, क्वथनांक पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है,
ठीक है, तेज़ी से बता रहे हैं ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो, आपका सारा आंसर भी मिल जाए। और इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों कितना क्लीन से लिखें आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर अच्छा है। और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी है। देखिए, क्वथनांक पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे वाष्पन के गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर हो गया कंप्लीट। 8 नंबर देखिए, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन में ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, 8 नंबर का आंसर जानेंगे मेरे प्यारे साथियों। देखिए, खुली हवा में द्रव की सतह पर उपस्थित कण ऊर्जा प्राप्त कर पारस्परिक आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। खुली हवा में कोई भी द्रव हो मेरे प्यारे साथियों, तो उसकी सतह पर उपस्थित जो कण होता है वो ऊर्जा प्राप्त कर, ठीक है, पारस्परिक आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और वो गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, मध्य गति से होने वाली यह क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। यहाँ तो हो गया, लेकिन हमको सिद्ध भी करना था, तो यहाँ से देखिए, बाष्पीकरण के दौरान होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास ऊर्जा अवशोषित करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई भी द्रव हो तो देखिए, द्रव के कण जो बगल में कण होते हैं वो अपने आसपास ऊर्जा यानी पॉजिटिव प्लस, ठीक है, अवशोषित करते हैं, अतः ठंडक पैदा होती है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों जैसे ही ठंडक पैदा होगी तो वो क्या अवशोषित करना शुरू कर देता है, ऊर्जा। तो इस प्रकार आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, एकदम 100% सही है। और मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार लिखिएगा तो आपका एग्जामिनर भी चेक करके काफ़ी अच्छा नंबर देता है। और देखिए, इसका बुक में भी दिया गया था मेरे प्यारे साथियों कि मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर जल के कण सुराही के बाहर, इस भी लिख सकते हैं, इसमें 2 दिया गया था मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, देखिए यार यहाँ से आप, तो हम आपको बता दिए, काफ़ी सिंपल है। चलिए देखिए, ये मिट्टी का सुराही आप देखते होंगे, मिट्टी के मेरे प्यारे साथियों जो बर्तन बना हुआ था उसमें अगर हम लोग पानी रख देते गर्मी दिन में तो वो ठंडा रहता है। 9 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि संघनन क्या है, गैस को संघनन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपको बुक में बता देते हैं। देखिए आंसर इसका यहाँ से मेरे प्यारे साथियों लिख सकते हैं कि पदार्थों के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले संघनन पूछा था, तो पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन, क्योंकि आपको बताया कि इसका तीन अवस्था होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, द्रव, गैस और ठोस। तो गैस के मेरे प्यारे साथियों द्रव रूप में जब परिवर्तन होगा तो वो संघनन कहलाता है। और ये कैसे होता है, तो गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके उसका संघनन किया जाता है। ठीक है, गैस पर दाब बढ़ाने से गैस के कण परस्पर काफ़ी निकट आ जाते हैं, जिससे अंतरा अणु का स्थान घट जाता है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले ये संघनन का परिभाषा हो जाएगा और इसमें पूछा गया था ये कैसे होता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न में प्यारे साथियों, वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका भी बुक में आंसर दिया गया, फटाफट आपको बता देते हैं। अभी तक मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10th में आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा। हर चैप्टर को बना दिए, 9th का नहीं बनाया था लेकिन क्लास 10th का सभी वीडियो बना। आप लोग बहुत अच्छा प्यार कर रहे हैं। आप ही लोग बोले कि सर 9th के भी बनाइए, तो 9th के भी बना रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए वाष्पन और क्वथन, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती रहती है। और इधर लिखिएगा, यह एक निश्चित ताप पर होती है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। सेकंड लिखिएगा, यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं होता है। जबकि ये मेरे प्यारे साथियों ये संपूर्ण द्रव में होता है। ठीक है, यानी ऊपर भी और नीचे भी। इससे ठंडक उत्पन्न होती है और इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। ये मेरे प्यारे साथियों तीनों नोट कर लीजिएगा आप लोग फटाफट। 11 नंबर प्रश्न है, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका भी जान लेंगे हम लोग फटाफट। देखिए इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। जब बर्तन के दीवारों पर मिल जाता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को गैस का दाब कहलाता है। सिंपल है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, 12 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। ठीक है, जितना भी ठोस पदार्थ होते हैं उसका आकार निश्चित क्यों होता है। चलिए तो इसके भी जान लेते हैं फटाफट मेरे प्यारे साथियों। देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार हम लोग लिखेंगे 12 का, कि ठोस पदार्थों के कणों के अंतरा अणु का स्थान काफ़ी कम या न के बराबर होते हैं और अंतरा अणु का आकर्षण बल मजबूत होता है, अतः आकृति और आयतन फिक्स होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और अंतरा अणु आकर्षण बल क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो और इसकी आकृति और आयतन भी फिक्स होता है। इस प्रकार लिख लीजिएगा, सिंपल था। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग फटाफट। देखिए
13 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि द्रव का वाष्पन कैसे होता है, द्रव का वाष्पन कैसे होता है। ये 13 नंबर का आंसर जानेंगे मेरे प्यारे साथियों कि जल वाष्प या गैस के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, जल जो होता है वो वाष्प के रूप में या गैस के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों जल को छोटा सा में कुछ में रखिए, ठीक है, कुछ बर्तन में छोटा सा में पानी रखिए, आप छोड़ दीजिए छत्ता पे, अभी गर्मी का मौसम है तो क्या होगा, वो वाष्प के रूप में यानी गैस के रूप में मेरे प्यारे साथियों परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा जल यानी जल मेरे प्यारे साथियों द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है उसी को द्रव का वाष्पन कहते हैं। देखेंगे अभी के समय में नदी हो या मेरे प्यारे साथियों तालाब हो वो सूख जाता है, उसमें पानी की बहुत ही कमी हो जाती है, तो यही कारण है कि वो वाष्प बन के गैस के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। 14 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था को क्या उपयोगिता है। तो देखिए प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है, तो हम आपको बताया था कि पदार्थ के तीन उपयोगिता होता है। ठीक है, यानी इसका मेरे प्यारे साथियों पदार्थ की तीन अवस्था होती है, लेकिन एक अवस्था और खोज हो गया है, नए वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया जिसको कहा गया प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त यानी ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। यानी मेरे प्यारे साथियों सूर्य जिसमें भी अधिक तापमान रहेगा उसमें मेरे प्यारे साथियों प्लाज्मा अवस्था मौजूद होता है। ठीक है, तो समझ गए, तीन अवस्था तो हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ तीन अवस्था होता है, ठोस गैस द्रव, लेकिन एक और वैज्ञानिक ने खोजे हैं जो प्लाज्मा है, लेकिन ये तीनों से बिल्कुल अलग है, इसीलिए इसको अलग रखा गया है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के लिए कारण बताएं। आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है। गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ के गंध का एहसास हमें कुछ दूरी से ही हो जाता है, किंतु ठंडे खाद्य पदार्थ के गंध का एहसास हमें उसके निकट जाने पर ही होता है। क्यों? तो ये हमेशा देखेंगे मेरे साथ, घर पे अगर खाना बन रहा होगा तो उस टाइम आपको स्वाद आएगा, ठीक है, लेकिन बन जाता है घर पे रख देती है मम्मी तो पूछना पड़ता है कि मम्मी क्या बन रहा है, और ऐसे नहीं तो पता चल जाता सुन के, ओह ये चीज़ बन रहा है। तो इसी प्रकार आपको लिखना था, तो उसमें क्या होता है मेरे पास, देखिए काफ़ी सिंपल है। गर्मा गर्म खाने के कणों के तापमान अधिक होते हैं जब खाना गर्म होता है, और ये कण वायु में फैल जाते हैं। अब वायु में फैलते हैं मेरे पास तो हमारी नाकों के पास आ जाते हैं। हम लोग का नाक तो बहुत ही तेज़ है खाने में, हम लोग बहुत ही आगे रहते हैं क्या और कुछ ही दूरी पर होने पर भी खाना की गंध हम तक पहुँच जाती है और दौड़े दौड़े जाते हैं, मम्मी लाओ भाई क्या खा रही है। दूसरी और खाना ठंडा होने पर इसके कणों में वायु में विसरण मतलब फैलना मेरे प्यार साथियों लगभग नगण्य हो जाता है। जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसमें जो भी स्वाद रहता है उसका कण होते हैं जो वायु में मेरे प्यार साथियों नहीं फैलता है, लगभग नगण्य होता है। तो यही कारण है कि ठंडा खाना मेरे नाक पर नहीं पहुंच पाते है, मेरे क्या सभी के पास, सभी के नाक पे नहीं पहुंच पाते हैं उसका गंध, और जबकि गर्म खाना होता है तो उसका गंध सभी तक पहुंच पाते हैं। तो समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि बहुत ही सिंपल है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जब समझ में आ रहा है प्यारे साथियों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसको लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, छुट्टी नहीं रहता है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपके लिए निकालना पड़ता है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका ही है, बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाता है, क्यों? तो देखिए ये तो सिंपल है, क्योंकि आपको ऊर्ध्वपातन उसमें बता रहे थे तो उसमें क्या दिए थे, उदाहरण दिए थे इसका कपूर का। तो कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है जिससे वह सीधे ही वाष्प या गैस अवस्था में बदल जाता है। कपूर के आप लोग जलते भी देखे होंगे। चलिए जी, बर्तन के दीवारों पर गैस दाब आरोपित करता है, क्यों? ये आपको बताए थे मेरे प्यारे साथियों। इसका भी आंसर देखिए बता देते हैं कि गैस के अणु बहुत तेज गति से इधर उधर घुमाते रहते हैं, गैस के अणु, जिससे बर्तन की दीवारें पर टकराकर दबाव डालते हैं। देखिए एक बर्तन ऐसे था, एक आपको लिखाए थे तो ऐसे था, तो वो भी बुक में ही से था मेरे प्यारे साथियों, ये भी बुक में ही है। चलिए तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ज़्यादातर बर्तन यही चलता है, बर्तन के दीवारों पर टकराकर दबाव डालते हैं। इसके बाद चौथा नंबर इसका प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है, क्यों? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है क्योंकि गर्म करने पर जब द्रव पूरा वाष्प में नहीं बदल जाता है तब तक द्रव का ताप क्वथनांक से अस्थिर रहता है। ठीक है, जब तक मेरे प्यारे साथियों पूरी तरह से वाष्प में नहीं बदल जाता है, जब तक द्रव का क्वथनांक क्या होता है, स्थिर रहता है। और इसका लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। क्लास 10th का केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो सभी का बना हुआ है, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, एक बार आइए इस चैनल पे आपको सब चीज़ मिलेगा। गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्यों? देखिए ये मेरे प्यारे साथियों आपको बुक द्वारा ही बता देते हैं। यहाँ पे सूर्य है, 2 देखिए थर्मामीटर है,
समझिए एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ, एक सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति और एक काले कपड़े से ढका हुआ यानी काला कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति। देखिए मेरे पास तो किसका ज़्यादा मान है, यानी सूर्य का ग्रहण ज़्यादा करता है और जबकि सफ़ेद बहुत कम, इसीलिए गर्मी के समय में सभी लोग सफ़ेद पहनते हैं। इसको लिखेंगे मेरे पास यहाँ से कि गर्मी के दिनों में लोग सफ़ेद कपड़ों के पोशाक पहनना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि सफ़ेद पोशाक ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करता है। जब ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करेगा तो हमको गर्मी कम लगेगा, और जब ऊष्मा के मेरे प्यारे साथियों अधिक मात्रा में करेगा तो गर्मी क्या होगा, अधिक लगेगा। इसीलिए आप भी अभी से सफ़ेद कपड़ा पहनिएगा। सफ़ेद मतलब जितना भी उजला टाइप का हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो। चलिए, तो आशा करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। जब तक जय हिंद, जय भारत।